लेकिन उनसे आगे बातचीत करने से पहले हमारे साथ अब नंबर से बातचीत करने के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा सर मौजूद भी हैं। राकेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स के लिहाज से देखिए तो वाई सीक्वेंशली दोनों ही लिहाज से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन स्लाइटली प्रोविजनिंग बढ़ी है इस क्वार्टर के अंदर। कोई कॉज ऑफ कंसर्न या कोई ऐसा नंबर जिसको हम गोइंग फॉरवर्ड जिसको हम नजर रखेंगे? नमस्कार एंड धन्यवाद आपको। पहले मैं आपको, जैसा आपने उचित कहा कि दोनों वाई और क्यू हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में और अदर फाइनेंशियल एफिशिएंसी पैरामीटर्स में काफी सुधार हुआ है। जहां तक आपका ये प्रोविजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखिए आईडीबीआई बैंक में हमेशा प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग करते रहे हैं। जो एनपीए की प्रोविजनिंग है, क्रेडिट कॉस्ट, हमारा टारगेट था 1.25% का, उसकी बजाय हमारी एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट जो है 0.52% हुई है। और इसलिए इन अच्छे नतीजों को देखते हुए और हमारा जो स्लिपेज पे कंट्रोल रहा, उसकी वजह से हमने हमारा टारगेट भी बेहतर कर दिया है। 1.25 की बजाय 1% से नीचे क्रेडिट कॉस्ट रखेंगे। पर हमारा कुछ हमने स्टैंडर्ड असेट्स पे 775 करोड़ का प्रोविजन किया था। दैट इज ओनली प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग, जो हम प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग करते हैं। जो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स थे, हालांकि वो स्टैंडर्ड है, उसमें ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु फिर भी हमने एक प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग की क्योंकि हमारे पास काफी एक बैलेंस था। और उसके बावजूद हम आरओए में हमारा 1.03 का आरओए रहा और अच्छा प्रॉफिट में सुधार हुआ है। अच्छा राकेश सर, एनसीएलटी की बुक करीब करीब 40% के आसपास कंपोज करती है, वहां पे कोई इंप्रूवमेंट, वहां की सिचुएशन कैसी है? देखिए हमारा टोटल रिकवरीज जो है, जैसे लास्ट ईयर भी हमने 5,000 करोड़ की रिकवरी की थी, इस बार भी हमारा 4,000 करोड़ का टारगेट था और उसके 4,000 करोड़ टारगेट के आधार पर इस क्वार्टर की रिकवरी 1136 करोड़ की हुई, ताकि हम टारगेट पे हैं। पर यस, एनसीएलटी में पिछले जब से कोविड का सिचुएशन आई थी, थोड़ी एनसीएलटी में स्लो प्रोग्रेस हुआ, बट उतना ही हमने जो उसकी भरपाई है, कंपनसेशन है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट से, वन टाइम ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, अदर स्कीम से और रिस्ट्रक्चरिंग से, इन सब से रिकवरी का प्रावधान किया। और अब क्योंकि देखिए आपने भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है एनसीएलटी में जजेस की नियुक्ति कर रही है और अभी 1 अगस्त से हियरिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब एनसीएलटी से भी हमारी अच्छी रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा राकेश सर, नाउ एंड देन अक्सर हम सुनते रहते हैं कि आईडीबीआई बैंक में कुछ स्टेक सेल होगा, कुछ असेट जो मतलब बैंक बिकने की बातचीत या ओनरशिप चेंज होने की बातचीत जो है वो काफी समय से आ रही है। क्या प्रोग्रेस है, क्या एग्जैक्ट स्टेटस है अभी, कैसे हम देखें इस पूरी डिटेल्स को? नहीं, ये तो सत्य है जैसा आपने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कंट्रोलिंग स्टेक आईडीबीआई का पास ऑन करेंगे और उसमें पर कितना कंट्रोलिंग स्टेक जाएगा, लेकिन कितना प्रतिशत आईडीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचेगा, कितना एलआईसी बेचेगा, ये कोई अभी निश्चित नहीं है। और दूसरा, जैसा मैं पहले भी कहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको दीपम जो है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हैंडल कर रहा है। तो वो सही व्यक्ति हैं जो इसके ऊपर में टाइमलाइन दे पाएंगे। पर यस, जो थोड़ी बहुत जो बातचीत होती है तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ प्रगति है इसमें। और देखते हैं समय के अनुसार, हम भी वेट एंड वॉच करके तो जो भी रहेगा, लेकिन हमारा फोकस जो है बैंक की परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने का रहेगा। लगातार नंबर बाय नंबर देख ही रहे हैं कि सीक्वेंशियली भी कंपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समय का थोड़ा अभाव है राकेश सर, इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम डिटेल्स कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। तो आईडीबीआई बैंक मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लौटते हैं तीनों खिलाड़ियों के